तो हम लोग आज फैक्टर या कोसेंट ग्रुप जो भी आप नाम दें इसको, इस पर कुछ काम किया था हम लोगों ने कल। मैंने ये कहा था कि कोई जी और जी बाई एन, तो जी बाई एन जो कोसेंट ग्रुप है वो जी को समझने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि काफी चीजें तो सिमिलर होती हैं। लेकिन कल हमने लास्ट में वो चीज देखने की कोशिश की जो सिमिलरिटी ना हो, जहां पर मतलब हमने कहा जैसे जी अगर एबिलियन है, एन तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गई जी का, तो जी अगर एबिलियन है तो जी बाई एन भी एबिलियन होगा। लेकिन कन्वर्स इसका सही नहीं था, ये हमने काम किया था। तो अब अगर हम ऐसे ही एक थ्योरम और करें इसी तरह का जिनमें डिसिमिलरिटी है, सिमिलरिटी नहीं आ रही है। इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप and n is a normal subgroup of G, then G by n is cyclic. बट फिर यहां भी वही स्थिति है, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो यहां भी हैरान करने वाली बात है थोड़ा सा, ग्रुप साइक्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जी बाई एन भी साइक्लिक होगा, लेकिन अगर जी बाई एन साइक्लिक है तो फिर जी के बारे में आप नहीं कह सकते मे नॉट बी है, विल नॉट बी भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं होगा। तो पहले पहला पार्ट करके देखते हैं। साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियस है किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। तो लेट जी, ये ऑब्वियस है, फिर तो इतना लिखने के बाद साइक्लिक रहना बेकार है। और ये लिख देते हैं कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर मैं एन सब ग्रुप ही लिखता तब भी नॉर्मल हो जाता ना, यस सर। क्योंकि साइक्लिक है तो एबिलियन होगा, और एबिलियन का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है ना। यस यस सर। हाँ, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ऐसा करना तामझाम इतना करना जरूरी नहीं है। चलो नॉर्मल तो होना ही था, डायरेक्ट कह दो तब भी होना था, खाली सब ग्रुप कह दो तब भी होना ही था। तो ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है एन नॉर्मल सब ग्रुप हो ही गया है, तो आप जी बाई एन डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक कोसेंट ग्रुप का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं यहां से, सो जी बाई एन इज वेल डिफाइंड। इसको डिफाइन करने के लिए नॉर्मल सब ग्रुप होना था, वो हो गया। तो अब हमारा क्लेम क्या है, हमें क्या दिखाना है बच्चों? जी बाई एन इज साइक्लिक। तो हम ये दिखा देंगे, अगर वो ए से जनरेट हो रहा है तो जी बाई एन एन ए से जनरेट होगा, ये दिखा देंगे हम, ये प्रूफ कर देंगे तो हो गया, फिर साइक्लिक हो गया वो। ठीक है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट एन ए से डेवलप हो रहा है, एन ए ही ओरिजिनल जनरेटर है। हम ये इस बहाने हमने दो चीजें सीख ली कि जी अगर साइक्लिक है तो जी बाई एन भी साइक्लिक होगा, ये तो ठीक है। और दूसरी ये भी सीख ली कि जी बाई एन किस से जनरेट होगा, ये भी अंदाज आएगा। अब ये बस प्रूफ करना रह गया है। तो जी बाई एन में कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एन। अब एक्स अगर ले रहे हैं तो एक्स कुछ होगा जो एन से जनरेट हो, तो एन टाइम्स जी ले लीजिए। तो जो जी होगा जी का ही एलिमेंट होगा। एक्स से एक जनरल एलिमेंट ले लिया मैंने जी बाई एन का, अब मुझे दिखाना है कि वो एन ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जी साइक्लिक है, अब इसका उपयोग करना है। सिंस स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी एंड विच इज जनरेटेड बाई ए, तो इसका मतलब जो स्मॉल जी है बच्चों, वो ए की कुछ पावर होगी या नहीं? यस सर। फॉर सम एम बिलोंग्स टू जेड, ऐसा होगा। यस सर।
ठीक। आप लोगों में से जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज 6:30 का मतलब 6:30। आप कभी भी ऐसे मत जुड़िए, बीच बीच में लगातार डिस्टरबेंस होता है। अच्छा, अब आपके पास क्या है नाउ? एक्स आपने क्या लिखा था अभी? एन जी। तो एन तो ठीक है, जी जी जो क्या लिखते हैं। तो ये क्या हुआ? एन ए इंटू ए अप टू कितनी बार? M times. टाइम्स। एम टाइम्स। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? एम टाइम्स, Yes. क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की यही तो सबसे शानदार बात है कि राइट क्रोसेट्स का प्रोडक्ट भी राइट क्रोसेट ही होता है ना। जो 2 के लिए है वो 3 के लिए भी है, वो एन के लिए भी सही है, एम के लिए। क्या बच्चों ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। भाई एन ए इंटू एन बी, जब आप एन ऑफ ए बी लिखते हैं तो वहीं पर समझ जाइए कि इसका जनरलाइजेशन भी होना कहीं। तो फिर आपने ये क्या लिख दिया है यहाँ से? इट्स इक्वल टू एन ए टू द पावर एम। तो एक्स को जनरल एलिमेंट लिया और आपने दिखाया कि वो एन ए से जनरेट हो रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? इसका मतलब जी बाई एन का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो एन ए से जनरेट हो जाएगा। तो जी बाई एन साइक्लिक है, क्योंकि वो केवल एन ए ही सारा ग्रुप जनरेट कर दे रहे हैं। हो गया भाई? सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir. Yes, sir. जी बाई एन भी साइक्लिक। बहुत आसान है। अगर जी साइक्लिक है तो जी बाई एन भी साइक्लिक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये था, अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक है तो फैक्टर ग्रुप भी साइक्लिक होगा। तो जी साइक्लिक है तो जी किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो जी बाई एन भी, जी बाई एन एन ऑपरेशन वो जो एलिमेंट था उससे जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है सही हो। तो कन्वर्स अगर जरूरी नहीं है कह रहे हैं तो कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। फिर हम कल की तरह ही ले लेते हैं। लेट कल वाला एग्जांपल चल जाएगा। जी आपके पास S3 है। S3 हमने कल भी डिफाइन किया, फिर मैं लिख दे रहा हूँ। अब समय बचाना, फटाफट 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ये आपके पास है। और आप जानते हैं कि ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक हो रहा तो एबिलियन भी होता। ये एबिलियन नहीं है ना। No, sir. तो मैं ये बात लिख देता हूँ, सिंस G is not abelian, it means G can't be cyclic। ठीक, तो ये साइक्लिक हो ही नहीं सकता। अच्छा, n ले लेते हैं कल की तरह ही। लेट n इक्वल टू क्या लिया था? I Identity 1 2 3 1 8. 1 2 3 1 3 2 ये लिया था। तो इसका इंडेक्स 22 आएगा, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सिंस इंडेक्स ऑफ n ओवर g, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ g 6 है, ऑर्डर ऑफ n 3 है, तो 2 आ गया। तो इसका मतलब n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। जिसका भी सब ग्रुप इंडेक्स 2 था वो नॉर्मल था, हमने थ्योरम की थी। तो अगर ये नॉर्मल है तो ऑब्वियस है g बाई एन डिफाइन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज g बाई एन इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड। ठीक, वो तो ठीक है। अब g बाई एन का ऑर्डर क्या होगा? फिर वही ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ n, 6 अपॉन 3 मतलब 2। तो g बाई एन का ऑर्डर प्राइम नंबर है ना। यस सर। तो कोई ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का होता है तो वो साइक्लिक होता है या नहीं? Yes, sir. Everything. यस
प्राइम नंबर। तो कोई भी ग्रुप आपके पास है और उसका ऑर्डर जो है प्राइम नंबर है तो वो साइक्लिक होगा। तो इसका मतलब जी बाई एन इज साइक्लिक, बट जी इज नॉट। समझ में आया? अगर साइक्लिक है जी तो जी बाई एन गारंटेड है, लेकिन जी बाई एन साइक्लिक है तो जी की कोई गारंटी नहीं है। वन वे ट्रैफिक की तरह है थ्योरम। सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? आशीष कुमार, आपको कितने बजे का टाइम मालूम था? ये क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी है? अब आदमी जवाब ही नहीं दे रहे, क्या करो? चलिए, एक बहुत छोटी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी और है हमारे पास। एन किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये जो बीच में कभी भी कोई भी कूद पड़ता है, तो भाई सूरज सिंह कितने बजे का टाइम मालूम था आपको? ये अलजेब्रा की क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी थी? हम्म, बेटा अब सब शुभ हो जाएंगे। आप लोग 6:45 के आसपास अटेंड कर रहे हैं। अगर टाइम 6:30 है तो 6:30 ही होगा, ठीक है? तो पंक्चुअल होना सीखो बच्चों। पहले कोई भी चीज जिंदगी में सीखनी है तो पहले अनुशासन चाहिए। अगर अनुशासन ही नहीं है तो बाकी चीजें सीखना कुछ नहीं होता, फिर सब मजाक चल रहा होता है। क्योंकि अगर आप अनुशासनहीनता दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है ये अधिकार मेरे पास भी हो सकता है, और अगर मैंने करना शुरू कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी सबको। ऐसा मत करवाइए प्लीज। अगर मैं बैठ सकता हूँ तो आप लोगों को तो 1-2 घंटे बैठना होता है, मुझे तो बहुत सारी क्लास देखनी होती है। If n is normal subgroup of G and A is an element of A, कोई ग्रुप का एलिमेंट है such that चलो अभी ऑर्डर पे नहीं लिखते हैं, such that लिखने की जरूरत नहीं, A belongs to G। तो हमें प्रूव करना है, prove that order of NA divides order of A। तो ये दोनों एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहे होंगे इसका मतलब वहां पर। तो Na का जो ऑर्डर होगा और जो वो A के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, ये प्रॉपर्टीज काम आती हैं बच्चों आगे ग्रुप स्ट्रक्चर को समझने में। ऑल्सो प्रूव दैट, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया एक तरह से, a to the power m belongs to n if and only if। आप उसको एरो से भी दिखा सकते हैं, if and only if order of na divides m। तो अब सॉल्यूशन लिखता हूं मैं सीधे, और ऊपर थ्योरम कीजिए और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप सीधे। कोई हिंट है आपके पास? आप ऑर्डर ऑफ ए को कुछ मान लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए equal to n। This implies n is the least positive integer
पॉजिटिव इंटीजर सच दैट क्या होना चाहिए, ए टू द पावर एन इक्वल टू ई, ये आना चाहिए। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक, ऐसा कंसिडर करिए ना, एन ए की पावर एन करके देखते हैं क्या होता है। तो आप इसे एन ए कितनी बार लिखेंगे, एन टाइम्स, और जाहिर सी बात है आप समझते ही हैं ए इंटू ए एन टाइम्स हो जाएगी। तो एन ए टू द पावर एन हो जाएगा, ए टू द पावर एन तो ई है, तो एन ई मतलब एन हो गया। तो एन ए को एन बार ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आ गई, एन आइडेंटिटी है जी बाई एन में। तो फिर मैं कह सकता हूं कि एन ए का ऑर्डर जो होगा ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। याद है ऐसी थ्योरम? यस सर। Yes, sir. मतलब ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, हो गया। ये पहला पार्ट हो गया। और क्या प्रूफ करना है, जरा दूसरे पार्ट पे ध्यान दीजिए। ये है दूसरा पार्ट। ए टू द पावर एम अगर एन को डिवाइड कर रहा है, अगर आप करें ए टू द पावर एन बिलोंग्स टू एन, तो फिर एन का ही पार्ट है ये, तो एन ए टू द पावर एम एन ही आएगा या नहीं आएगा? यस सर। एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप भी हो गई, तो ग्रुप भी है ही अपने आप में। तो ग्रुप अपने किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो ग्रुप ही तो रहेगा क्लोजर से, कहीं बाहर तो जा नहीं सकता। आप इसे अभी एन ए लिखोगे फिर वो एन ए की पावर एन हो जाएगा, एम हो जाएगा इक्वल टू एन, फिर वही बात आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एन ए का ऑर्डर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, एम को। अरे रिवर्स भी हो जाएगा, दो दो लाइन के रिजल्ट है। माना एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी, तो प्रूव दैट, एक छोटा सा सवाल है, जी बाई एन इज एबिलियन। इस बार जी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जी बाई एन इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ, यहां भी कंडीशन है, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ये अच्छी कंडीशन है, बाद में कम्यूटेटर के लिए ये बेस बनने लगता है यहाँ से। जी एबिलियन है नहीं है कोई पता नहीं, तो हम उसे नहीं मानेंगे, केवल जी बाई एन एबिलियन होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है तो जी बाई एन एबिलियन है, ये प्रूव करना है। तो कोई दो एलिमेंट मान लीजिए इसमें जी बाई एन में, तो आप एक्स को ले सकते हैं, एन जी वन ले लेते हैं, वाई को ले लेते हैं एन जी टू।
तो G1 G2 जो है वो G3 एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि G/N एबिलियन है, ये मान लेता हूं। अगर मैं ऐसा ले रहा हूं बच्चों, तो XY इक्वल टू YX लेना चाहिए फिर मुझे, फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू G/N। बहुत एलिमेंट्री बात कह रहा हूं मैं। तो आप X और Y की वैल्यू रख देते हैं, NG1 और NG2, NG2 NG1, आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एवरी G1 G2 बिलोंग्स टू G। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, N ऑफ G1 G2 इक्वल टू N ऑफ G2 G1, एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी G1 G2 बिलोंग्स टू G। अब क्या करना चाहिए हमें, अगर ऐसा है तो कुछ कोसेट की कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है किसी को? कोसेट में दो राइट कोसेट बराबर आ रहे हैं, Na इक्वल टू Nb, तो क्या होना चाहिए था? G1 G2 इंटू G2 G1 इनवर्स बिलोंग्स टू N फॉर एवरी G1 G2 बिलोंग्स टू G। याद नहीं होगा आप लोगों को? अगर Na इक्वल टू Nb था, तो क्या हमने ऐसा कहा था कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू N? ये भी याद नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो सोचिए कि G1 G2 A है और G2 G1 B है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? हो गया मेरे ख्याल से। G1 G2 G1 इनवर्स बिलोंग्स टू N फॉर एवरी G1 G2 बिलोंग्स टू G। यही प्रूफ करना था। मैंने एलिमेंट G1 G2 ले लिए तो ऐसा आ गया, उनने X1 X2 ले रखे थे, XY ले रखे थे, तो वो आ गया। एक ही बात है। Yes, sir. Yes, sir. सवाल में अब इसका उल्टा भी सही है, तो मैं लास्ट से अगर लिखूं तो क्या मैं एरो सारे रिवर्स लगा सकता हूं? जरा सोचिए। Yes, sir. सबसे नीचे वाली लाइन मैंने ली, तो सबसे नीचे वाली लाइन जो मैं ले रहा हूं, उसके बाद क्या मैं ये वाली लाइन ले सकता हूं? सोचिएगा। और उसके बाद ये लाइन सोच सकता हूँ, उल्टा भी सही है, क्योंकि जो मेरा राइट हैंड साइड में था ये वाला, ये दोनों तरफ सही है। ये जो आपने इधर लिखा था Na इक्वल टू Nb, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू N, ये रिवर्स भी सही था। ऐसे भी सही था, ये समझ में आ रहा है ना? तो उल्टा भी सही है, तो ये सारे एरो लगा दीजिए, हो गया, तो अपने आप आ जाएगा। तो G/N एबिलियन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि कोई भी दो एलिमेंट G के लीजिए, तो G1 G2 G1 इनवर्स G2 इनवर्स, तो वो N में ही होने चाहिए। रिजल्ट में कोई खास बात नहीं है बच्चों, मेन चीज है कि उसका ऑब्जर्वेशन आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं और आप कितनी गहराई से सोच पा रहे हैं ना। मशीन की तरह करते रहो, क्या फर्क पड़ना है? क्वेश्चंस की कोई कमी तो है नहीं, कोई भी किताब उठा लो, ढेर सारे सवाल है भाई। बचपन में हम ऐड करना या मल्टीप्लाई करना सीखते हैं प्राइमरी क्लासेज में, तो ऐड करने ही के इनफाइनाइट सवाल हो सकते हैं या नहीं? छोटी सी बेसिक चीज की टोटल क्वेश्चन इनफाइनाइट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकता है सर। बस
ठीक हो गया। एक अच्छी प्रॉपर्टी और है इसमें, तो मैं उसको शुरू करता हूं अब। नॉर्मल सब ग्रुप और आइडियल्स पे बहुत काम किया जाना चाहिए बच्चों। अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप पे काम करना चाहिए खूब सारा, और रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आइडियल्स पे। बल्कि रिंग थ्योरी तो पूरा आइडियल भरी पड़ी होगी। मैं कितना सही बोल रहा हूँ एमएससी वाले बच्चे वेरीफाई कर सकते हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, और सारी कहानी इन्हीं के आसपास घूम रही होगी। ऐसा है या नहीं है? एमएससी में कोई है तो बोलिएगा प्लीज। कोई है ही नहीं है। चलो ठीक। इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इज फाइनाइट। एमएससी वाले आज कोई भी नहीं है क्या, या पढ़ा नहीं है अभी? सर हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ तो हाँ ना तो बोल ही सकते हो फिर। मैंने कहा कि वेरीफाई तो कर ही सकते हो कि हाँ सच है ऐसा या गलत है, ये तो बोल ही यस सकते हो। सर, यस सर, आइडियल्स पढ़ अच्छा, लिया। आपको ये समझ नहीं आया कि बोलना है? यस सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। then g by h is finite, but converse may not be true। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा यार, ये कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू वाले बहुत ज्यादा फंसाते हैं एग्जाम्स में। कन्वर्स तो ज्यादा लंबा नहीं लिख दिया, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। अगर g फाइनाइट है फिर वही, तो g बाई h भी फाइनाइट होगा। लेकिन g बाई h फाइनाइट है तो जरूरी नहीं है कि g फाइनाइट हो। और आपने ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीसरा करा रहा हूं मैं, इसे थ्योरम भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आपने तीन देख लिए ऐसे, और तीनों में ना वन वे ट्रैफिक है, याद करने में दिक्कत नहीं है। जी में अगर वो प्रॉपर्टी है तो जी बाई एन में तो है ही। एच लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो या एन ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जी बाई एन में अगर वो प्रॉपर्टी है तो जी में होना जरूरी नहीं है। तीनों एक जैसे हैं या नहीं? जी एबिलियन था तो जी बाई एन भी एबिलियन है, लेकिन जी बाई एन एबिलियन है तो जी का जरूरी नहीं है। जी साइक्लिक था तो जी बाई एन भी साइक्लिक था। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अब क्या है, जी फाइनाइट है तो जी बाई एन भी फाइनाइट है। मैं एन ही लिख देता हूँ यार, ये झंझट खत्म। इसमें इसको एन ही समझ लो, हो गया। खाली कंफ्यूजन में एच लिख बैठा। तो तीनों नोट्स में तीनों थ्योरम एक जगह पे कहीं पर लिखिएगा, तो वो आपके लिए इजी रहेगा चीजों को याद करना। मैं समझा पाया ना ये बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस हाँ, Yes, sir. ये तीनों जो हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, क्योंकि तीनों एक ही पैटर्न पे है। एक याद हो गया तो बाकी दो भी हो ही जाते हैं एक जैसे। जी में प्रॉपर्टी है तो जी बाई एन में तो होगी होगी, बट उल्टा सही नहीं हो पाता कई बार, और यहीं पर हम फंसते हैं कई जगह पर। तो ये तीनों याद करने का तरीका। तो हम इसको अब चलो, अब क्वेश्चन लिख रखा है तो सॉल्यूशन लिख ले देते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अच्छा, अगर ग्रुप में फाइनाइट है बच्चों, तो उसमें जो कोसेट्स बनेंगे उनकी संख्या भी फाइनाइट ही होगी ना? यस सर। क्या इनफाइनाइट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इनफाइनाइट नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ, राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, मैं राइट ही ले लेता हूं। राइट कोसेट्स ऑफ जी इज फाइनाइट। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने एन ले रखा है, उसका जी में जो इंडेक्स होगा वो फाइनाइट आएगा। यस सर। और जो ये इंडेक्स होता है बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन से आता है या नहीं?
यस और ये अगर फाइनाइट है, इसका मतलब जी बाई एन क्या है? फाइनाइट। अरे जी बाई एन का मतलब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ही तो हुआ। अब मना करना मजबूरी है। कल से अगर आप लोग टाइम पर अलाउ जो नहीं करेंगे क्लास, तो अब मुझे मजबूरी में आपको डिनाई करना पड़ेगा, जैसे अभी एक को किया। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग शायद डिसिप्लिन अभी समझते नहीं है। मेरे साथ ऑफलाइन में होते तो बच्चों में समझाता बहुत अच्छे तरीके से कि अनुशासन कितना जरूरी है। अगर इनडिसिप्लिन लाइफ मेरी भी होती ना, तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता संडे बैठ के आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है ये पढ़ा के दिन भर अपना दिमाग खराब करके। ये केवल कमिटमेंट है आपके लिए कि टाइम पर आपका सिलेबस पूरा हो, और सिलेबस से बहुत आगे जा रहा हूं मैं हर बार। कुमार यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पूछ ही कौन रहा है? सिलेबस तो कुछ ही दिनों में हो जाना है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड सोचा जाए तो। और मैं केवल आपसे एक ही चीज कहता हूँ, सिंसियरिटी और रेगुलरिटी। वो भी आप ही के भले के लिए। आपके अंदर अगर वो भी नहीं आ पा रहा है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? 6:30 में ज्वाइन करने को क्लास, लड़की 7:05 पे अप्लाई कर रही है क्लास में। ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आप लोग जो बाकी लेट आए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कन्वर्स में काउंटर एग्जाम्पल देना है आपको। तो मान लेते हैं, लेट हम लोग ऐसा करते हैं, कर्सर कहीं भी घूम जा रहा है। क्या यार, कन्वर्सली सपोज जी मान लेता हूं इसको, जेड प्लस इंटीजर का सेट। तो बच्चों ये इनफाइनाइट सेट हुआ, फिर अब इसमें कहने वाली क्या बात है? काउंटेबली इनफाइनाइट है यस इंटीजर, ठीक है। और मैं एन ले लेता हूं, 3Z 4Z कुछ भी ले लो, छोटा साइड 2Z कुछ भी चलेगा। एन ले लेता हूं 3Z। तो फिर एन नॉर्मल सब ग्रुप है, इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट यहाँ तो एडिशन है, वैसे भी एक ही बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे आप बताएंगे कि जी बाई एन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? एक तो एन होगा, एक n+1 होगा, और एक n+2, फिर n+3 तो n ही हो जाएगा। इतने ही 3 बनेंगे या नहीं? यस सर। तो Yes, sir. जी बाई एन की कार्डिनलिटी कितनी है? मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? 3 हैं, तो ये फाइनाइट हुआ या नहीं? यस तो जी बाई एन फाइनाइट है, लेकिन जी फाइनाइट नहीं है। आप कुछ भी ले लो, 3Z की जो 2Z 3Z 4Z 5Z NZ, तो उतने एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये एक अच्छा सवाल था, जिसमें ग्रुप इनफाइनाइट सेट है, कोसेंट ग्रुप फाइनाइट सेट है। और जिसको फाइनाइट कर रहे हो, हैरानी की बात है, उसका हर एलिमेंट इनफाइनाइट सेट है ना? यस सर हाँ, लेकिन जी बाई एन फाइनाइट माना जाएगा। तो सेट थ्योरी आप जितना डीप जाते हैं, आपको फिलोसॉफिकल बना देती है बहुत सारी चीजों। सेट थ्योरी मेरा अभी भी सजेशन है बच्चों, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा एक अच्छी बुक जरूर पढ़िएगा सेट पे। सेट थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी ना, चीजें समझना उतना आसान होता जाएगा। क्योंकि अभी सेट थ्योरी ढंग से मुझे ही नहीं आती, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट क्यों करूं अभी? अच्छा, एक बच्चे ने कल मुझसे कॉलेज में पूछा कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है?
तो मैंने कहा यार क्लास अटेंड करना, मैं बता दूंगा। तो भाई मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, अगर मेरे पास N1 और N2 दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, तो क्या N1 इंटरसेक्शन N2 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है या नहीं? यस सर, नॉर्मल होगा। होगा। यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सीधे सीधे कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए जो है। अच्छा, तीन हो जाए या आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, भी नॉर्मल होगा। वो भी नॉर्मल होगा। आप लोग जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसको थ्योरम के तौर पर ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं सॉल्व करके दूंगा, या फिर जिससे होता है भाई वो सॉल्यूशन भेज देना, हम भी ग्रुप में डाल देंगे सभी के। ये आना चाहिए। अच्छा, दो नॉर्मल सब ग्रुप का यूनियन पे क्या ख्याल है? क्या वो सब ग्रुप हो सकता है? या ऐसी थ्योरम किताब वालों ने क्यों नहीं बनाई होगी? मतलब आप लोगों ने बुक्स अगर पढ़ी होंगी तो कहीं लिखा नहीं होगा इन पे। ऐसी क्या खास बात है कि किताब वालों को लगा ही नहीं चाहिए? बताने लायक बात है। हम्म? शायद नॉर्मल नहीं होगा। अरे भाई, नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो भी है तो सब ग्रुप ही है ना। यस सर। यस सर। सब ग्रुप में ही तो एक पर्टिकुलर टाइप के सब ग्रुप है। सोचो, जो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं वो तो होल्ड करेंगे ही वो। भाई खास तरह के सब ग्रुप है ना। यस सर। हम्म। तो यूनियन, वो सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही चलेंगी जैसे नॉर्मल, जो सामान्य, सॉरी नॉर्मल का मेरा बदला अलग था, जो सब ग्रुप्स के लिए होता था वही नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम भी होंगी। तो यूनियन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स मे नॉट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। Union of two normal subgroups will be a normal subgroup of G if and only one is contained in the other। हमने ये सारी थ्योरम कर रखी हैं बच्चों, तो आप उन्हें ट्राई करिए एक बार। तो मैं उसे नहीं बता रहा हूं, मैं इस तरह की प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड था जो आज एक थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो रही है। नेक्स्ट भी इसी तरह की एक बढ़िया रिजल्ट है। अ, आप लोग ये बताइए कि क्या जेड नॉर्मल सब ग्रुप होता है? जेड मतलब सेंटर। यस सर, नॉर्मल होता है। होता है इफ जेड इज द सेंटर। सारे लोग अब सेंटर समझते होंगे ऑफ a group G such that G by Z is cyclic। Then prove that G is abelian। लो, काउंटर काफी हद तक ऐसा आ गया। G by Z में जो प्रॉपर्टी थी वो G में होनी जरूरी नहीं है ना वैसे। यस सर। ठीक है ना? यस। यस सर। हम्म। अच्छा बच्चों, Z और G, Z को Z पढ़ा जाना चाहिए या G पढ़ा जाना चाहिए? ये भी एक बहस है। GTV को ZTV कहें या Z को क्या पढ़ा जाना चाहिए? हीरो होंडा वालों ने एक गाड़ी निकाली थी, क्या पढ़ते हैं लोग इसको? CBZ या CBG? टीवीजी। हम्म, ठीक। तो जेड पढ़ा जाए या जी पढ़ा जाए, क्या ऐसा डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कभी? मेरे तो आया। हम्म। इतनी गहराई से नहीं सोचा। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फिर वही है।
ब्रिटिश इंग्लिश मुझे तो अब क्योंकि वही पढ़ा तो मुझे वही सही लगता है हर जगह, तो मैंने जेड ही पढ़ा यार हर जगह। जो जेड पढ़ाया बचपन से तो वही पढ़ा। अब वो जी पढ़ते हैं आजकल कई लोग। वो बहुत सारे स्पेलिंग्स में भी है। आपका कंप्यूटर क्योंकि अमेरिका वालों ने ही सिलिकॉन वैली और बाकियों ने बनाया है, तो वो कंप्यूटर कलर की स्पेलिंग ये लेता है, लेकिन भैया मैं तो ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ता हुआ आया हूं, तो मेरे लिए कलर ये है। ऐसा होता है नीचे वाला अगर आप लिखोगे तो कंप्यूटर रेड लाइन देने लगता है, नीचे से एरर देने लगता है। देखा है आप लोगों ने ऐसा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ब्रिटिश इंग्लिश में मैंने बचपन से ये पढ़ा है, ये रटा जैसे तैसे। अब मैं आजकल देखता हूं अमेरिकन इंग्लिश में ये चल रहा होता है। ये ऊपर वाला अमेरिकन इंग्लिश है भाई, अब अमेरिका ऊपर ही हुआ और उसे ऊपर कलर और बिहेवियर के जो ऊपर वाली स्पेलिंग है, अमेरिकन को लगता है फालतू क्यों लिख रहे हो, कलर इतने से भी आ जा रहा है, ठीक है। तो आजकल लोग कलर इतना ही लिख रहे हैं, लेकिन जितना हमें बचपन से पढ़ा है वो कलर में COLOUR था। बिहेवियर में भी ऐसे ही था। तो इसलिए गलत सही जैसा कुछ ज्यादा है नहीं, जिसको जो पसंद आता है। नीचे वाला ब्रिटिश इंग्लिश में है, ऊपर वाला अमेरिकन इंग्लिश में है। वही कहानी जेड और जी के साथ भी है। तो क्योंकि हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो हमें ये सारी चीजें समझाते रहनी चाहिए उन्हें। टीचर वो है जो सिलेबस ही नहीं समझाए बच्चों। अब ठीक है, हमारे पास समय कम होता है कई बार, मतलब बच्चों से और मुद्दों पर भी बातचीत होती रहनी चाहिए, ताकि घंटों बातचीत बहुत जरूरी है। अभी आप भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया कोच है ना, वो मुझे इसीलिए पसंद आता है। वो आदमी बातचीत खूब करता रहता है, एक एक प्लेयर के साथ बात करता है बहुत देर तक। और ये भरोसा जो है, ये टीम वर्क आउटपुट देता है। टीचर आया, बच्चों से कोई बातचीत ही नहीं। अब मेरी भी कौन सी बहुत ज्यादा बातचीत हो पाती है आप लोगों से, ऑनलाइन में तो वैसे भी संभव नहीं है बहुत ज्यादा। वरना क्लास के अलावा भी बच्चों से बातचीत, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और पहलुओं पर बात करना छोटे छोटे। हर बच्चे को ये बताना कि तुम्हारे पास भी बहुत सारी खूबियां हैं, तो बच्चों तुम कर सकते हो, कोई बच्चा कूड़ा नहीं होता दुनिया में। तो टीचर का रोल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसलिए अब मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि इतना कर ही नहीं पा रहा हूँ जो चाह रहा हूँ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जेड अगर सेंटर है तो यहाँ कन्वर्स आधा अधूरा सही है, पूरा नहीं हुआ। G/Z साइक्लिक है तो G साइक्लिक है नहीं कहा है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी छूट मिल गई। G/Z साइक्लिक है तो G एबिलियन तक तो आया कम से कम। तो ये आधा अधूरा कन्वर्स जैसा हुआ नहीं जो थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे हम, यस सर। वैसा सोचिए। अच्छा, सबसे पहले मैं सेंटर डिफाइन करूंगा कि जेड का मतलब होता है, यहाँ पर कैपिटल जेड है। सेंटर का मतलब होता है ग्रुप के वो सारे एलिमेंट जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव हो। मतलब ZX इक्वल टू HZ फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G। सरल शब्दों में, ये तो मैथमेटिकल है, सरल शब्दों में ग्रुप के वो एलिमेंट जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव हो। मतलब मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो। जैसे G है, अब सपोज मेरे पास ग्रुप जो है, मैंने ऐसा लिया, जनरल लीनियर ग्रुप ले लिया R में, या R यहां से भी कर सकते थे। इसका मतलब मुझे मैट्रिसेस ले लिए बच्चों, मैंने N/N के सारे। अब मैट्रिसेस के मामले में तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इस ग्रुप में एक एलिमेंट है आइडेंटिटी जो सभी के साथ कम्यूट करेगा। तो सेंटर हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। आइडेंटिटी तो हर हालत में होती है जो सभी के साथ कम्यूट करती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप एक बात बताइए, इस GLN/R में जनरल लीनियर ग्रुप जो है था हमारा, क्या इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो कम्यूटेटिव होंगे या नहीं सभी के साथ? म्यूट करेंगे। कम्यूट करेंगे ना, सोचिए। आप यस सोचिए ना, कई सारे मिलेंगे नल मैट्रिक्स, सॉरी नल तो नहीं मिलेगा, हाँ सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स ही मिल गए ना, काफी मिलेंगे या नहीं, ऐसे सोचिएगा। यस वो सभी के साथ कम्यूट करते हैं जो डायगोनल है।
तो सेंटर में पर्याप्त मात्रा में एलिमेंट मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है, आप जितना महसूस करेंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो बताया कि सेंटर क्या होता है। करना क्या है भाई, इसमें जी बाई जेड साइक्लिक लेके चलना है। तो जी बाई जेड किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, तो किससे जनरेट होगा, और उसको बोल लेते हैं लेट जी बाई जेड इक्वल टू, जैसे जी बाई एन लिया था तो एन ए लिया था, ये साइक्लिक लेना है ना इसको। तो ये ऐसा ले लूं, जी बाई जेड होगा तो जेड ए ले लूंगा। अब प्रूव करना है कि जी एबिलियन है, ठीक है। तो जिसको एबिलियन मानना है उसमें दो एलिमेंट ले लो, लेट एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लो जी में। चलो ठीक है, अगर एक्स और ये ले लिए तो ये बताइए जो जेड एक्स और जेड स्मॉल वाई ये दोनों एलिमेंट होंगे, ये किसमें होंगे, बाय जेड। जी बाई जेड में होंगे ना। यस सर। अच्छा, चलो थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं। तो जी बाई जेड का हर एलिमेंट तो जेड ए से डेवलप हो रहा है, तो जेड एक्स भी जो होगा जेड ए से ही डेवलप होगा। तो जेड एक्स जो होगा वो सपोज जेड ए की सम पावर ले लो, कितना ले लें, एम ले लें, फॉर सम एम। तो आप इसे फिर सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह, फिर वही कहानी आएगी कि भाई इसको जेड ए एम टाइम, क्योंकि जेड नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट कोसेट्स का कलेक्शन, तो फिर जेड ए एम आ जाएगा आपके पास। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जेड एक्स इक्वल टू जेड ए एम। ये समझ में आया? Yes. यस। अच्छा, तो इससे एक्स कैसे निकालना, अब थोड़ा ये सोचिए। अच्छा, एक्स जो है उसको आप ई एक्स लिख सकते हैं, तो वो जेड एक्स का हिस्सा हुआ या नहीं, क्योंकि ई जेड में होगा, एक्स तो एक्स है, ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब एक्स जेड एक्स में है, लेकिन जेड एक्स तो जेड ए की पावर एम है, तो एक्स इसमें भी होगा। अगर एक्स इसमें है कह रहे हो आप, तो इसका मतलब जो एक्स है वो कोई स्मॉल जेड वन इंटू ए की पावर एम होगा या नहीं, यस सर। और सम जेड वन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। मैं इसको यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। एक्स कैसा एलिमेंट आएगा, एक्स इसी का सेट का, इस सेट में हर एलिमेंट जो है जेड इंटू ए की पावर एम है, तो एक्स भी जो होगा जेड का कोई एलिमेंट, सपोज जेड वन। ऐसे ही वाई कैसा ले सकता हूं मैं, सिमिलरली ऐसे ही कोई दूसरा एलिमेंट, जो काम आपने एक्स के लिए किया वही काम वाई के लिए करेंगे, तो वाई इक्वल टू सम जेड टू इंटू ए की पावर एन, कुछ हो जाएगा या नहीं, और सम इंटीजर एन। ये ठीक है। यस सर। अरे Yes. जैसे फॉर एम लिखा कुछ, ऐसे कुछ एन होगा कोई दूसरा। अब आपका काम कितना रह गया, आप सोचिए, आपको जी को एबिलियन दिखाना है बच्चों। आप सोचिए आपका काम क्या है, पहले अपना काम मालूम होना चाहिए। जी को एबिलियन दिखाना है, तो एक्स वाई और वाई एक्स का प्रोडक्ट बराबर है ये दिखाना है आपको। तो अब एक्स और वाई क्योंकि आप ढूंढ चुके हैं, तो आपका काम अब नाम मात्र का रह गया है। तो एक्स वाई का मतलब हुआ स्मॉल जेड वन ए की पावर एम, स्मॉल जेड टू ए की पावर एम। अब ये सब एलिमेंट है छोटे छोटे, तो एसोसिएटिविटी से आप इसको लिख सकते हैं जेड वन ए की पावर एम जेड टू ए की पावर एम, ऐसा लिख सकते हैं। ये ठीक है। यस। अच्छा, तो
एक्स वाई इतना आ गया। इसको इक्वेशन 1 रखो। अब जरा इसमें एटी पावर एम किसका हिस्सा है जरा देखिएगा। एटी पावर एम किसमें था? एट इसका पार्ट है बच्चों, एट इसमें है। जी में ए की पावर एम भी जी में। एटी, वेरी गुड। ए अगर जी में है तो एटी कोई भी पावर कर लो, मतलब एट को कितनी बार ऑपरेट कर लो, वो जो भी पावर से मेरा मतलब ऑपरेशन जो भी है, तो वो जी में ही होगा। अच्छा, और यहाँ पर जो Z2 है वो कैपिटल जेड में है, ठीक है ना? यस सर। तो को फिर म्यूट इसे करेंगे। हैं म्यूट करेंगे। कंप्यूट करेंगे, वेरी गुड। तो फिर इस हिसाब से एक्स वाई कितना लिख सकते हैं? Z1 Z2 एटी पावर एम, एटी पावर एन, क्योंकि जेड सेंटर है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो कंप्यूट करेंगे इसलिए लिखा है। अब आपने लिखा Z1 Z2 इंटू एटी पावर एम इंटू एटी पावर एन, ऐसा। Z1 और Z2 किसके एलिमेंट हैं? जेड के, ये भी कम्यूट करेंगे। तो इसको Z2 Z1 लिख सकते हैं, तो हो ही गया फिर। और ये हो गया एटी पावर एम प्लस एन। तो जेड आप यहाँ साइड में लिख दीजिए कि Z1 और Z2 जेड में है और जेड नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं कम्यूटेटिविटी में इसके साथ। तो अब आप इसे Z2 Z1 लिख सकते हैं, और इसको ए एन प्लस एन हो या एन प्लस एम, एक ही बात है या नहीं पावर में? यस सर। तो फिर आप इसको दोबारा कैसे लिखेंगे? अब Z2 Z1 इंटू ए एन ए एम, ऐसा लिख दें। फिर कहानी दोबारा ऊपर को, फिर जैसे ऊपर से नीचे लाए थे, अब नीचे से फिर ऊपर ले जाओ यार, वैसे Z1 Z2 से जहां से शुरू किया था वैसे ही। अब क्या लिखना चाहिए? Z2 Z1 एटी पावर एन एटी पावर एम, जेड का एलिमेंट होने की वजह से ये फिर कम्यूट कर जाएगा, एटी पावर एन जेड एटी पावर एम। ठीक है, सारे लोग समझ रहे हैं? Yes. तो Z2 एटी पावर एन इंटू Z1, अच्छा Z1 तो लिखा ही नहीं ऊपर से, Z1 एटी पावर एम, तो भाई ये शायद y हो गया और ये x हो गया। तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, एंड फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये तो जी के कोई भी दो एलिमेंट थे, तो इसका मतलब जी जे भी, ये केवल ट्रिवियल ड्रामा। बाकी सब ग्रुप में तो नहीं हो पाया इन जनरल, लेकिन अगर नॉर्मल सब ग्रुप अगर सेंटर है तो थोड़ा सा फायदा ये मिला, वरना आप बार बार लिख रहे थे ट्रांसवर्स मे नॉट बी ट्रू। इस सवाल में ट्रांसवर्स साइक्लिड से जी एबिलियन तक पहुंच गया। फिर भी सभी लोग समझ पाए क्या कहा मैंने? बच्चों यहां तक क्लियर है चीजें? यस सर। तो नॉर्मल कोसेंट जो आपका था ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज, कोसेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ये समझी यहां तक। कल इससे आगे बढ़ाते हैं। आज वाले में अगर किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।